नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हनीमून। धोखा दिया है आपने इतनी काली कलूटी लड़की से मेरी शादी कराकर। मेरी जिंदगी तो नरक बना दी। आपको यही एक लड़की मिली थी। मैं तो इतनी काली कलूटी लड़की को अपने घर की नौकरानी भी न बनाऊं। कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा हैंडसम और कहाँ यह बदसूरत सी लड़की। पवन ने अपने पिता राम प्रसाद जी की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आग थी और ओठ कांप रहे थे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं सिटी की किसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और आपने इसे मेरे मत्थे मढ़ दिया। कल ही तो पवन की काजल से शादी हुई थी और आज वह अपने माता पिता के सामने इस प्रकार गुस्से में खड़ा था, जैसे अपनी दुल्हन को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर इस घर से फेंक देगा। पवन का गुस्सा देखकर राम प्रसाद जी की माथे पर चिंता की रेखाएं खींच गई। उन्होंने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, बेटा, तू जो बोल रहा है वह सब गुस्से में बोल रहा है। काजल अब तेरी पत्नी है। वह पढ़ी लिखी संस्कारी है। उसे एक मौका दे। उसे समझ। उसका रंग सांवला हो सकता है, लेकिन उसका दिल और चरित्र बेदाग है। शादी हुई है उससे तुम्हारी। यह रिश्ता कोई मजाक नहीं, एक पवित्र बंधन है। पवित्र बंधन? पवन ने तंज कसते हुए बीच में टोक दिया। कैसा बंधन पिताजी? यह बंधन तो मेरे गले का फंदा बन गया है। मैंने आप पर भरोसा किया था। सोचा था कि आप मेरे लिए जो फैसला लेंगे अच्छा ही होगा, लेकिन आपने तो मेरे सपनों को कुचल दिया। एक गांव की लड़की जो किसी भी एंगल से मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं थी, उम्र भर के लिए आपने उसे मेरे साथ बांध दिया। मेरे हाई फाई सोसाइटी वाले दोस्त जब मुझे उसके साथ देखेंगे तो हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। राम प्रसाद जी ने थोड़ी नरमी से पवन बेटा को समझाने की कोशिश की। रंग रूप से जिंदगी नहीं चलती। मैंने काजल को देखा है। वह गुणवती है, समझदार है, और सबसे बड़ी बात, ऐसे संस्कार हैं जो आजकल की लड़कियों में कम ही दिखते हैं। संस्कार? पवन ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। पिताजी, संस्कारों से घर नहीं चलता। मैंने तो सिर्फ एक ऐसी लड़की चाही थी जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, और आपने मुझे यह सौंप दी, जो ना शख्स से अच्छी न सूरत से। आपने मेरी जिंदगी का फैसला अपने हाथ में ले लिया, लेकिन मेरी भावनाओं का आपको कोई ख्याल नहीं आया। कमरे में सन्नाटा छा। पवन की माँ ममता जी, जो अब तक चुपचाप रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी, पवन की बातों से नाराज थी। बेटा, अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकाल। काजल बहू अभी कल ही इस घर में आई है। उसके बारे में तो सोच, उस पर क्या बीत रही होगी। और बेटा, हमने जो किया तेरे ही लिए किया। तेरे पिताजी ने सोच समझ कर ये रिश्ता तय किया है। तू एक बार उससे बात तो कर, उसे जान तो ले। माँ, आप भी पिताजी की हाँ में हाँ मिला रही हैं। मुझे उससे क्या बात करनी है जब वह मेरे लायक नहीं। मुझे यह शादी मंजूर नहीं। वह कुर्सी पर धम से बैठ गया। उसका सारा गुस्सा अब थकान में बदल गया था। राम प्रसाद जी ने एक गहरी नज़र पवन पर डाली और फिर उठकर उसके पास गए। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, मैं समझता हूँ कि तेरे अंदर अभी गुस्सा है, लेकिन यह गुस्सा सच को नहीं बदल सकता। काजल अब तेरी पत्नी है। तुम उसे ठुकरा रहे हो, लेकिन एक बार अपने दिल से पूछ, क्या सिर्फ गोरा रंग ही सब कुछ है? मैंने उसे चुना क्योंकि मुझे उसमें वह गुण दिखे जो इस घर को रोशन कर सकते हैं। तुम वक्त दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। पवन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिर झुकाए बैठा रहा। उसके मन में तूफान थमा नहीं था। कमरे के एक कोने में काजल खड़ी थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। राम प्रसाद जी ने काजल की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटी, तू रसोई में जा और पवन के लिए अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर ला। उनकी आवाज़ में अपनापन था, जैसे वह उसे इस तनाव से दूर रखना चाहती हूँ। काजल ने सिर हिलाया और चुपचाप चली गई। लेकिन जब
कॉफ़ी बनाकर लाई तब तक पवन बाहर निकल गया था, यह कहकर कि आप ही पीजिए अपनी प्यारी बेटी के हाथ की कॉफ़ी, मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, माँ जो आप उसे करोड़ों संस्कार और गुण है ना, उनका आप अचार डालिए और खिलाइए अपने पति देव को। मैं आज ही मुंबई वापस जा रहा हूँ। राम प्रसाद जी का दिल धक से रह गया। रुआसी आवाज़ में वो बोले, ममता, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो पवन की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले ले बैठा। घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। करीब 6 महीने पहले की बात थी जब राम प्रसाद जी के पास उनके बचपन के दोस्त मोहनलाल जी की बीमारी का समाचार पहुंचा था। तो राम प्रसाद जी उनसे मिलने तुरंत अपने पुश्तैनी गांव दौड़े चले गए थे। पिछले कुछ महीनों से मोहनलाल जी की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। राम प्रसाद और मोहनलाल जी की दोस्ती दशकों पुरानी थी। राम प्रसाद जी शहर में आकर अपना बिजनेस करना चाहते थे। इसके लिए उनके दोस्त मोहनलाल जी ने उनकी आर्थिक मदद की थी और धीरे धीरे शहर में उनका बिजनेस चलने लगा। राम प्रसाद जी गांव छोड़कर सिटी में बस गए थे, परंतु अक्सर अपने मित्र से मिलने जाया करते थे और घंटों बातें किया करते थे। लेकिन अब मोहनलाल अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे। उनकी सांसें भारी थी और चेहरे पर एक अनकही चिंता झलक रही थी। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर राम प्रसाद का कलेजा मुंह को आने लगा था। मोहनलाल जी ने एक असहाय मुस्कान दी और धीरे से कहा, कैसा है तू? मेरी चिंता छोड़, राम प्रसाद जी ने कहा, अपनी बता। मोहन मोहन जी ने कहा, चिंता तो बस मेरी बेटी की है काजल, अब जवान हो गई है, उसकी माँ तो पहले ही स्वर्ग सिधार गई, अब मैं भी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। राम प्रसाद ने मोहनलाल का हाथ थाम लिया, तू चिंता मत कर, काजल को मैं अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, उसे कोई कमी नहीं आने दूंगा। मोहनलाल ने कमजोर हाथ से राम प्रसाद का हाथ थामा और धीरे से कहा, राम, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। तू मेरा दोस्त है, तुझ पर मुझे भरोसा है, काजल की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपना चाहता हूँ। राम प्रसाद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा, यह मेरा तुझसे वादा है। मोहनलाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने राम प्रसाद जी का हाथ कस कर पकड़ा और कहा, राम, तूने मेरे सीने का बोझ हल्का कर दिया, अब मैं चैन से जा सकूंगा। कुछ हफ्तों के बाद मोहनलाल जी की मृत्यु हो गई। राम प्रसाद जी ने अपने वचन को याद रखा और इस बारे में अपनी पत्नी ममता को बताया। ममता को भी उनकी बात पसंद आई। मोहनलाल जी का कितना एहसान था अपने दोस्त पर, वो यह बात जानती थी। पवन उस वक्त मुंबई में था, उसकी नई नई नौकरी लगी थी। राम प्रसाद जी ने पवन को फ़ोन किया, बेटा, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, मेरे दोस्त मोहनलाल की बेटी काजल है ना, बड़ी संस्कारी बच्ची है, तेरी माँ और मैंने उसे बहू बनाने का फैसला कर लिया है। पवन ने दूसरी ओर नाराजगी भरे लहजे में कहा, पापा, यह क्या बात हुई? गांव की लड़की? मैंने तो कहा था कि मुझे सिटी की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, आपने मुझसे पूछा तक नहीं। राम प्रसाद जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मैं अपने दोस्त की मृत्यु से पहले ही उसे वचन दे चुका हूँ। मोहनलाल मेरा बचपन का दोस्त था, मुझ पर भरोसा किया था। तुम एक बार काजल की तस्वीर तो देख लो, फिर बात करना। पवन ने कुछ देर चुप्पी रखी। राम प्रसाद ने काजल की तस्वीर भेजी। तस्वीर में काजल मुस्कुरा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत नैन नक्श और प्यारी सी मुस्कान देखकर पवन को उसकी तस्वीर से प्यार हो गया। उसकी सांवली त्वचा तस्वीर में धूप की वजह से बहुत चमक रही थी। पवन मन ही मन सोचने लगा, यह बुरी तो नहीं है, पिताजी की पसंद तो अच्छी है। सोचते हुए उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। काजल की तस्वीर देखने के बाद पवन ने दिल से उसे अपना मान लिया। दिन बीतते गए और वह मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगा। हालांकि तस्वीर में काजल की चेहरे की रंगत साफ नजर नहीं आ रही थी। चेहरे पर एक मुस्कान लिए काजल की तस्वीर आंखों में बसाए वह घंटों
रोमांटिक गाने सुनता दिल में एक अनजानी सी उमंग लिए फिर आया। शादी का दिन, मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ फैली चमक दमक ने माहौल को जादुई सा बना दिया था। और फिर जब काजल सज धज कर दुल्हन के जोड़े में उसके सामने आई तो पवन का दिल एक पल के लिए थमसा गया। आज मेकअप और गहनों में वह सचमुच इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि पवन तो उसे देखता ही रह गया। मेकअप ने उसके सांवले रंग को काफ़ी हद तक छिपा दिया था। शादी की सारी रस्में धूमधाम से पूरी हुई और विवाह संपन्न हो गया। जब पवन और काजल ने पति पत्नी के रूप में घर के अंदर कदम रखा तो ममता जी की आंखें खुशी से छलक उठी। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों की नजरें उतारी, काजल के माथे को चूमा और दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए ढेर सारी दुआएं दी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। राम प्रसाद जी एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून की रेखाएं साफ झलक रही थी। एक तरफ उनके बचपन के दोस्त मोहनलाल का वचन पूरा हो गया था तो दूसरी ओर काजल जैसी संस्कारी बहू उनके घर की शोभा बढ़ाने आ गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मोहनलाल तेरी बेटी अब मेरे घर की बहू है, तू जहाँ भी है चैन से रहना। उनकी आंखों में नमी थी पर ओठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान। परंतु जल्दी ही यह संतुष्टि बेचैनी में बदल गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें घर में दाखिल हुई, घर में जैसे एक तूफान सा आ गया। पवन ने काजल को बिना मेकअप के देखा तो उसका सांवला रंग देखकर उसे एक झटका सा लगा। जिस प्यारी सी काजल को उसने दिल में बसाया था वह अब उससे एकदम अलग लग रही थी। हालांकि काजल यूं भी अच्छी दिखती थी लेकिन उसका सांवला रंग पवन के लिए एक दीवार बन गया। एक ऐसी दीवार जिसने काजल की बड़ी बड़ी आंखों, उसकी खूबसूरत नैन नक्श और प्यारी सी मुस्कान को ओझल कर दिया। उसे नजर आ रहा था तो केवल उसका सांवला रंग। उसे अचानक अपने दोस्तों की बातें याद आने लगी। वो दिन जब उसने अपनी शादी तय होने की खबर सुनाई थी। मुंबई के एक कैफ़े में कॉफ़ी की चुस्कियाँ के बीच पवन ने अपने दोस्तों अमित और सुमित को बड़े उत्साह से बताया था, यार मेरी शादी पक्की हो गई है, पिताजी ने लड़की पसंद की है। कहते हुए उसने अपने दोस्तों को मोबाइल में काजल की फ़ोटो दिखाई थी। अमित ने भौवें चढ़ाते हुए कहा था, क्या बात कर रहा है पवन, तेरी शादी तय हो गई तो लड़की से नहीं मिला? अरे नहीं यार, बस फ़ोटो देखी है। एक फ़ोटो देखकर तू शादी के लिए कैसे मान गया? कम से कम एक मुलाकात तो कर लेता लड़की से, अमित ने कहा। तो सुमित ने हंसते हुए कहा, अरे कहीं फ़ोटो में गोरी चिट्टी दिख रही हो और असल में कुछ और निकले तो? आजकल फ़ोटोशॉप का ज़माना है भाई। पवन ने कॉफ़ी का घूंट लिया और आत्मविश्वास से जवाब दिया, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे पिताजी ने लड़की को देखा है, उनकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। अब अमित और सुमित की वही बातें पवन के दिमाग में हथौड़ी की तरफ बज रही थी। कितनी ही बार उसने खुद को कोसा था, काश उसने अपनी शादी से पहले काजल को एक बार देख लिया होता, उससे बात कर ली होती। गुस्सा अब उसके सीने में उबाल मार रहा था। राम प्रसाद जी ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, बेटा काजल एक समझदार और संस्कारी लड़की है, उसे समय दो, उसे समझो। पवन ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, पिताजी आप अपने पुराने ख्यालों में ही जीते रहिए, मुझे तो बस अब इस शादी से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना है। यह सुनकर काजल का दिल चकनाचूर हो गया। आंसू पीकर वह वहीं खड़ी थी। ममता जी से यह सहन नहीं हुआ। वह पवन से बोली, बेटा ये तुम्हारी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम पसंद न आने पर फेंक दो। लेकिन पवन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसी दिन वह बिना काजल को साथ लिए मुंबई चला गया। घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। काजल अब उस घर में बहू से अधिक एक बेटी बन गई थी। राम प्रसाद जी और ममता जी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया था कि काजल को यह एहसास ना हो कि वह इस घर में अकेली है। लेकिन राम प्रसाद जी के मन में आत्मग्लानि थी कि काजल को अपनी बहू बनाकर कहीं न कहीं
वह उसके साथ अन्याय कर बैठे। इस बात को पूरा 1 महीना बीत चुका था। पवन का गुस्सा तो अब कुछ कम हुआ था, लेकिन नाराज़गी अभी दूर नहीं हुई थी। बेटा, बहुत हुआ। अब यह शादी कोई मजाक नहीं है जिसे तुम नकार सको। अब तुम काजल को अपने साथ मुंबई ले जाओ। वह तुम्हारी पत्नी है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। तुम यहाँ आकर उसे लेकर जाओ या फिर मैं उसे लेकर मुंबई आ जाता हूँ। रात को जब वह पवन से फ़ोन पर बात कर रहे थे, उन्हें तभी राम प्रसाद जी को माइनर हार्ट अटैक पड़ा और उन्होंने फ़ोन रख दिया। यह खबर सुनते ही पवन पहली फ्लाइट से घर आ गया। कुछ दिन राम प्रसाद जी का इलाज चला। ठीक हो जाने पर पवन के पास कोई चारा नहीं था। वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए मजबूर हो गया था। वह जानता था कि अगर वह मना करेगा तो पिताजी की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। राम प्रसाद जी जाते वक्त पवन से कड़क स्वर में बोले, और हाँ, मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। राम प्रसाद जी के हुक्म के आगे वह बेबस हो चुका था और उखड़े मन से काजल को साथ ले जाने को मजबूर था। काजल के साथ मुंबई लौटते समय पवन का मन बेहद उथल पुथल में था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके भीतर एक अजीब सी घुटन थी। ट्रेन में बैठे हुए उसका मन बार बार एक ही ख्याल में उलझ रहा था। उसके दोस्त अमित, सुमित और राहुल शादी में किसी वजह से नहीं आ सके थे। अभी तक उन्होंने काजल को देखा नहीं था, पर अब मुंबई में मुलाकात तो होगी ही। जब वह काजल को देखेंगे तो क्या कहेंगे, यह सोचते सोचते उसके मन में करवाहट भर आई। अमित तो पायल को लेकर इतराता इतराता घूमता फिरता है। उसकी पत्नी भी एकदम विदेशी मैम लगती है। और सुमित की सीमा, वह भी तो किसी मॉडल से कम नहीं। सोचते हुए उसने अपनी पत्नी काजल की ओर देखा। उसके सामने तो काजल कुछ भी नहीं। उसके दोस्त अपनी खूबसूरत पत्नियों को बड़े गर्व से सभी से मिलवाते हैं और वह काजल को साथ लेकर बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी अजीबोगरीब जोड़ी है हमारी। वो मन ही मन बड़बड़ाया, अगर तो उस घर आने की बात करेंगे तो कोई बहाना बना दूंगा, कह दूंगा अभी सेटल नहीं हुए, या यह कह दूंगा कि काजल की तबीयत ठीक नहीं। वह खुद को समझा रहा था, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आखिरकार काजल पवन के साथ सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गई। पवन का छोटा सा फ्लैट जो अब तक अस्त व्यस्त पड़ा था, कपड़े इधर उधर, बर्तन सिंक में जमा और सामान बिखरा हुआ था। काजल ने थकान उतारने के बाद चुपचाप सबको समेटना शुरू कर दिया। आज पवन ऑफिस से जानबूझकर देरी से आ रहा था। उसके चेहरे पर बेरुखी साफ झलक रही थी, लेकिन घर पहुंचकर देखा तो घर पूर्ण रूप से व्यवस्थित दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर उसने कुछ कहा नहीं। उसका गुस्सा अब भी सुलग रहा था। काजल ने उसके लिए गर्मा गर्म वेजिटेबल बिरयानी और साथ में शाही पनीर की सब्जी बनाई थी। मेज पर खाना सजा देखकर वो ठिठक गया। यह सब करने की जरूरत नहीं थी, उसने ठंडे लहजे में कहा। काजल ने हल्के से सिर झुकाकर जवाब दिया, आप थक कर आई हैं, कुछ अच्छा खा लीजिए। पवन चुपचाप खाने बैठ गया, पर उसका मन अब भी उलझा था। यह सब करके क्या साबित करना चाहती है, वह सोच रहा था, पर खाने का स्वाद उसे पसंद आया। काजल पवन के मन की उथल पुथल को भाप रही थी। उसकी चुप्पी, उसकी ठंडी नजरें और वह बेरुखी। वह समझ चुकी थी कि उसका पति उसे दिल से नहीं अपनाना चाहता। खाना खाने के बाद पवन कमरे में गया और अपना तकिया लेकर सोने के लिए हॉल के सोफे पर आ गया। फिर काजल कमरे में जाकर खूब रोई, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सिलाई कढ़ाई जानती थी, खाली समय में वही करने बैठ जाया करती थी। अपना दिल लगाए रखने के लिए किसी न किसी काम में मशगूल रहती। उस छोटे से फ्लैट को अपने कुशल हाथों और कल्पना शक्ति से एक खूबसूरत आशियाने में बदल दिया था। उसने पवन कई बार लौटते वक्त अपने साफ सुथरे घर को देखकर आश्चर्य करता। वाह, उसके मन में तारीफ उभरती, पर ओठों तक आते आते
वह उसे वापस निकल जाता। काजल की पाक कला तो जैसे जादू थी, कभी मसालेदार डोसा बनाती तो कभी कश्मीरी दम आलू। सासू माँ से फ़ोन करके पवन की पसंद और नापसंद के बारे में सारी जानकारी ले लेती थी। खाना देखकर पवन की भूख जैसे दुगनी हो चली थी। सुबह नहाने जाता तो बाथरूम ऐसा साफ सुथरा दिखाई देता मानो किसी 5 स्टार होटल का बाथरूम हो। यह समर्पण उसके मन में सम्मान की हल्की सी चिंगारी जलाता, पर अगले ही पल वह कटुता वापस लौट आती। यह सब तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। वह खुद से ही बड़बड़ाता और अपने दिल को फिर से पत्थर सा बना लेता। आज रविवार था। सुबह की चाय के साथ काजल ने गर्मा गर्म समोसे परोसे थे। पवन चुपचाप खा रहा था। तभी राम प्रसाद जी का फोन आया। हाँ बेटा पवन, सब ठीक तो है? हमारी बहू का ख्याल अच्छे से रख रहे हो ना? उनकी आवाज में प्यार के साथ हल्की सख्ती थी। पवन हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ पिताजी, सब ठीक है। फिर फोन काजल को थमा दिया। लो बात कर लो। काजल ने फोन लिया। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। आप और माँ कैसे हैं? उसकी आवाज़ में गर्मजोशी थी जो पवन को कहीं अंदर तक छू गई, पर वह अनजान बना रहा। अभी बात चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। पवन ने चौंक कर दरवाज़ा खोला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके तीनों दोस्त अम्मी, सुमित और राहुल अपनी अपनी सजी धजी पत्नियों के साथ खड़े थे। पायल लाल रंग की गाउन में गजब ढा रही थी। सीमा स्टाइलिश जींस टॉप में किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं दिख रही थी और रवीना का कुर- कुर्ती प्लाजो उसके फैशन सेंस की गवाही दे रहा था। पवन का दिल घबरा रहा था। उसकी पत्नी काजल के मुकाबले उसके दोस्तों की पत्नियां कहीं ज़्यादा आधुनिक और ग्लैमरस थी। उसके मन में तूफान उठा। यह सब काजल को देखकर क्या सोचेंगी? क्या यही थी यह खूबसूरत दुल्हन जिसे मैंने अब तक दुनिया से छिपाई रखा? आज तो पक्का मेरा मजाक बनने वाला है। घबराहट उसके चेहरे पर छा गई, पर उसे फौरन खुद को संभाला। होठों पर फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, अरे वाह, क्या सरप्राइज है यार। आओ आओ, अंदर आओ। हाँ भाई, आज तो खास तौर पर भाभी जी से मिलने के लिए आए हैं हम लोग। तूने तो अपने घर बुलाया नहीं, हमने सोचा क्यों ना हम ही सरप्राइज दे दे। अमित ने ठहाका लगाते हुए कहा और सब हॉल में दाखिल हो गए। बैठक में बैठते ही अमित ने नजरें घुमाई और हैरानी से कहा, यार तेरा घर तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। लगता है शादी के बाद तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। किस आर्किटेक्चर से सजवाया है यार। सुमित भी दीवार पर करीने से लगी तस्वीरें की सुंदर सजावट और सुव्यवस्थित फर्नीचर देखकर चौंक गया। पहले तो तेरा घर अस्त व्यस्त होता था। यह सब भाभी जी की ही कमाल है ना? सही कहा ना मैंने? पवन कोई जवाब नहीं दे पाता। इससे पहले ही काजल कमरे में आई। लाल रंग की साड़ी में, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर मुस्कान लिए उसने सभी को नमस्ते की। पवन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब यह क्या सोचेंगे? वो घबराया। तभी काजल नरम स्वर में बोली, आप सब बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। पर पवन की नजरें दोस्तों पर टिकी थी। उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश में राहुल ने ठहाका लगाया, काजल भाभी, आप तो सोचती होंगी कि आपके पति के दोस्त कितने बेकार है। शादी में भी नहीं आए और अब तक मिलने भी नहीं पहुँचे। पर इसमें हमारा कसूर नहीं है। यह पवन ही था जो हर बार बहाने बनाकर हमें टालता रहा। कोई बात नहीं, कम से कम आए तो सही, कहकर काजल रसोई की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में वह चाय के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और नमकीन पापड़ लेकर लौटी। खुशबू से कमरा महक उठा। अमित ने प्लेट उठाते हुए मजाक में कहा, भाभी आप इंसान हैं या कोई सुपर ह्यूमन? इतनी जल्दी यह सब कैसे कर लिया? काजल हल्के से हंसी और बोली, आप लोग खाइए और बताइए कैसा लगा। सब लोगों ने काजल के बनाए स्नैक्स की जमकर तारीफ की, पर जैसे ही काजल रसोई में बर्तन रखने गई, दोस्तों से बात करते हुए पवन ने देखा कि उसके दोस्तों की पत्नियां इशारों इशारों में कुछ बातें कर रही थी। पायल ने सीमा की ओर देखा और ओठ सिकुड़ते हुए भौवें चढ़ाईं। सीमा ने हल्की सी फुसफुसा कर कुछ कहा, जिसे सुनकर
रवीना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। दरअसल वह काजल की सांवली रंगत और पहनावे का मजाक बना रही थी। पवन भी शायद समझ गया था कि किस बारे में बातें हो रही है। मन ही मन सोच रहा था, मैं भी क्या करूं? कितनी कोशिश की मैंने काजल को अपनी ज़िंदगी से निकालने की, लेकिन अब तो गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा। सोच विचार उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रहे थे, लेकिन ऊपर से उसने सम्मान बने रहने का दिखावा किया। कुछ देर बाद जब सब निकलने लगे तो अमित सुमित को कोहनी मारते हुए बोला, पवन तू तो लकी है यार, जो तुझे इतनी अनोखी बीबी मिली है। पवन समझ नहीं पाया कि राहुल की बात में तारीफ थी या छिपा हुआ तंज। उसका मन उलझ गया। जाते वक्त दोस्तों ने उसे और काजल को अपने अपने घर आने का न्योता देना शुरू किया। पवन ने हंसते हुए कहा, अरे जब फुर्सत मिलेगी हम चले आएंगे, पर हाँ जब भी आएंगे खाना खाकर ही जाएंगे, यह पक्का है। तीनों तो पवन और काजल के घर से विदा लेकर गाड़ी की ओर बढ़े। तभी अमित बोला, मुझे समझ नहीं आता, क्या पवन को गांव की लड़की ही मिली थी शादी करने के लिए? सिटी में लड़कियां खत्म हो गई थी क्या? राकेश ने ठहाका लगाते हुए बात को आगे बढ़ाया। अरे इसीलिए तो पवन हमें घर बुलाने से कतरा रहा था। उसकी पत्नी हूर की परी जो है। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। इधर सब के जाने के बाद काजल चुपचाप बिखरे कप प्लेट समेटने लगी और पवन आराम से कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने कनखियों से काजल को देखा, वह फुर्ती से घर को सहेज रही थी। चेहरे पर वही शांत मुस्कान लिए उसका दिल दो राहों पर खड़ा था। एक तरफ काजल की मेहनत और सादगी उसे छू रही थी, दूसरी तरफ उसका पुराना गुस्सा उसे पीछे खींच रहा था। 2 महीने बीतने को थे और 2 दिन बाद दिवाली थी। पवन के मन में एक ख्याल कौंधा। शादी के बाद से उसने काजल को कहीं घुमाया तक नहीं। वो हमेशा इन 4 दीवारों में सिमटी रही, चुपचाप उसकी बिखरी जिंदगी को जोड़ती हुई। पहली बार उसे काजल पर दया सी आई। काजल सुनो, 2 दिन बाद दिवाली है, तुम्हें बाजार से कुछ खरीदना है तो खरीद लेना। फिर हम मिठाई गिफ्ट लेकर मेरे दोस्तों के घर चलेंगे। बहुत दिनों से बुला रहे हैं, उन्हें दिवाली की मिठाई और उपहार भी दे देंगे और मिलना भी हो जाएगा। काजल के हाथ एक पल को रुक गए। वह चौंक कर पवन की ओर मुड़ी। उसकी आंखें हैरानी से चमक उठी। शादी के बाद यह पहला मौका था जब पवन ने खुद से उससे बात की थी, वह भी इतने सहज लहजे में। सच उसके होठों से निकला और उसकी आवाज़ में हैरानी के साथ साथ एक बच्चे सी खुशी झलक रही थी। चेहरे पर एक खिलती मुस्कान लिए वो तेजी से कमरे की ओर बढ़ गई। थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर लौटी। उसने एक खूबसूरत सा गुलाबी सूट पहना था, बालों में पिन लगाई और कानों में झुमके पहने। वह सच समझ कर आई थी, जैसे इस पल को अपने लिए यादगार बना लेना चाहती हो। लेकिन पवन ने उसकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थी। अब भी वह अपने भीतर की उलझन से जूझ रहा था। काजल ने उसी से कहा, चले? हाँ चलो, पवन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। दोनों घर से निकले। बाजार से होते हुए वे सबसे पहले अमित के घर पहुंचे। पवन ने डोर बेल बजाई पर कोई आवाज नहीं आई। उसने हल्की झुंझुलाहट के साथ दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा अपने आप खुल गया। काजल ने हैरानी से कहा, यह तो खुला है। पवन ने बिना कुछ कहे अंदर कदम रखा और काजल उसके पीछे चली गई। अंदर रसोई से बर्तनों की खटपट सुनाई दी। पवन ने आवाज़ लगाई। अमित रसोई से निकला, हाथ गीले थे। उसे देखकर पवन ने मन ही मन बुदबुदाया, तो बर्तन धो रहा था, क्या हाल बना रखा है इस पर। अमित ने उन्हें देखा और थोड़ा झेपते हुए कहा, अरे पवन, काजल, भाभी, आओ आओ, हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए। उसने जल्दी से सोफे पर बिखरे कागजों को समेटा, उन्हें बिठाया। कमरा अस्त व्यस्त था। मेज पर चाय के पुराने दाग, कोने में बिखरे कागज और हवा में एक हल्की उलझन। अमित ने फीकी हंसी के साथ कहा, पायल अपनी सहेलियों के साथ कीटी पर गई है और आज ही कमबख्त
काम वाली भी नहीं आई। तुम लोग बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। वो जाने को हुआ तभी काजल ने पीछे से नरम स्वर में कहा, नहीं भैया, आप बैठिए, मैं बना लाती हूँ। वह रसोई की ओर बढ़ी कि अंदर कमरे से अमित की माँ की थकी हुई सी आवाज़ गूंजी, बेटा, मेरा दलिया बन गया क्या? बन गया हो तो दे देना। अमित ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, बस बना देता हूँ माँ। काजल ने मुड़कर कहा, कोई बात नहीं, 5 मिनट का काम है, मैं बना देती हूँ। वह रसोई में चली गई। पवन और अमित सोफे पर बैठे थे और पवन का मन अब भी अपनी उलझन में डूबा हुआ था। काजल ने रसोई में कदम रखते ही एक अनुभवी गृहिणी की तरह काम संभाल लिया। उसकी उंगलियां बिना किसी हड़बड़ी के लेकिन गजब की तेजी और सलीके से हर चीज पर चल रही थी। उसने सबसे पहले चूल्हे पर पानी चढ़ाया, फिर चाय की पत्ती, इलायची और अदरक डालते हुए दूसरी तरफ दलिया के लिए दूध उबालने लगी। ओपन किचन था, सामने ही बैठक थी, इसीलिए पवन और अमित उसे काम करते हुए देख पा रहे थे। उसकी हर हरकत में एक तालमेल था, न कोई तनाव, न कोई झिझक। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे रसोई उसकी अपनी हो। कुछ ही पलों में चाय और से घर महक उठा और दलिया की सौंधी खुशबू रसोई में भर गई। फिर माँ के कमरे की ओर बढ़ गई। लीजिए आंटी जी, आपका दलिया। तुम कौन हो बेटी? उन्होंने नज़र का चश्मा लगाते हुए पूछा। उधर अमित ने चाय की चुस्की लेते हुए गहरी सांस ली। पवन बीबी हो तो काजल भाभी जैसी। यार, मुझे तो सुबह से घर देखकर चक्कर आ रहे थे। काम वाली गायब, पायल को किटी पार्टी से फुर्सत नहीं, और मैं यहाँ बर्तनों से लड़ाई कर रहा था। उसने एक हल्की हंसी के साथ सिर झटकते हुए कहा। और इधर भाभी आई तो जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया, सब कुछ पलक झपकते ही सुलझ गया। और मेरी मैडम को तो अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब ही नहीं। घर पर रहना तो सुहाता ही नहीं उसे। सारा दर्रो दरार काम वाली पर। वो ना आए तो घर जैसे युद्ध भूमि बन जाता है। आज हालत तो देख ही रहे हो। अगर काजल भाभी न होती तो चाय मिलना भी मुश्किल था। तभी अंदर के कमरे से काजल और अमित के माँ की हंसने की, बोलने की आवाज़ आने लगी तो पवन भी कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे पीछे अमित भी आया। यार, यह पहली बार मिल रही हैं ना माँ से? काजल को माँ से बात करते देख अमित ने फुसफुसा कर पूछा। पवन ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, पहली बार आई है। कमाल है, पवन ने विस्मित होकर कहा। ऐसे घुल मिल गई है जैसे सालों की जान पहचानी हो। मेरी बीबी को तो फुर्सत ही नहीं होता बीमार सास से बातचीत करने की। पवन ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? अमित की माँ ने सिर उठाया, मुस्कुराई और बोली, मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें काजल जैसी पत्नी मिली है। कितनी समझदार है, कितना अच्छा स्वभाव है, किसी का भी दिल जीत ले। एक बात कहूँ जिसे लोग आजकल आधुनिकता के नाम पर भूलते जा रहे हैं, वह आत्मीयता, वह अपनापन, वो आज इस लड़की में देखा है। मैंने मेरे दिल को छू लिया है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। अमित के घर से विदा लेकर काजल और पवन दूसरे दोस्त सुमित के घर की ओर बढ़े। सुमित का अपार्टमेंट दूर नहीं था। कुछ गलियां पार करते हुए वह लोग दरवाजे तक पहुंच गए कि तभी अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें बाहर तक फट पड़ी, जिसे सुन पवन और काजल दोनों सहम कर ठिठक गए। उनके पैर जमीन से चिपक गए। अंदर से सुमित की गरजती हुई आवाज आई, सीमा, यह क्या तमाशा है? कभी घर पर खाना नहीं बना सकती क्या? हर रोज जहरीला खाना बाहर से मंगवाना जरूरी है क्या? सीमा भी कम नहीं थी। आवाज में चुभन और चिड़चिड़ाहट भरकर बोली, हाँ तो क्या हो गया? बाहर से खाना आ जाता है तो आसमान टूट पड़ता है क्या? मुझे भी हक है आराम करने का। तुम क्या समझते हो? ऑफिस जाते हो तो दुनिया का सारा बोझ तुम ही उठाते हो। मैं सारा दिन घर पर कुछ नहीं करती क्या? हाँ, करती हो ना। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हो। रील्स बनाने से फुर्सत मिले तब तो खाना बनाओगी। रोज अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर निकल जाती हो। मेरे पैसे बर्बाद करती हो। तुम चाहो तो सब कुछ मैनेज कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऐसो आराम चाहिए।
बच्चों की सेहत उन्हें बाहर का तला भुना खिलाकर कितनी बार बीमार कर चुकी हो। पता भी है घर का खाना ही सबसे बेहतर होता है। यह बात तुम्हें तुम्हारे भेजे में कब घुसेगी? काजल भाभी से सीखो कैसे वह अपना घर मैनेज करती हैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास। अब मैं उस गांव की गवार से सीखूं उसकी लाइफ स्टाइल। सीमा तिल मिलाकर बोली, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कैसे जीना है? मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, जैसे दिल करेगा वैसे जीऊँगी। अगर तुम्हें घर की पकी रोटियां ही चाहिए तो मुझे तलाक देकर किसी रोटियां बेलने वाली से शादी कर लो। मैं आज़ाद हो जाऊंगी, मैं भी इस रोज़ रोज़ के झंझट से फ्री हो जाऊंगी। बाहर खड़े पवन ने सांस खींची और नजरें चुराते हुए काजल की ओर देखा। काजल की आंखों में चिंता थी, पर वह शांत खड़ी थी। अब काजल ने धीरे से पूछा। पवन ने पल भर सोच कर जवाब दिया, चलो बाद में मिलते हैं, अभी वक्त ठीक नहीं है। दोनों बिना आहट किए वापस मुड़ने ही लगे थे कि उसी समय डिलीवरी वाला अपनी बाइक पर पहुंचा। हेलमेट उतारा और सीधे सुमित के घर की बेल बजाई। सीमा ने झल्लाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने काजल और पवन को देखकर कुछ पल के लिए जैसे जड़ हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन तुरंत ही उसने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। फिर हड़बड़ाहट में बोली, अरे आप दोनों, आइए आइए, अंदर आइए। सुमित, देखो तो कौन आया है हमारे घर पर। पवन उसे देखकर हैरान था। यह वह सीमा नहीं थी जो हमेशा सजी धजी चमकती हुई दिखती थी। आज बाल बिखरे थे, चेहरा बिना मेकअप के मुरझाया हुआ, और मटमैले से नाइट सूट में वह बिल्कुल वैसी नहीं लग रही थी जैसी पवन को याद थी। डिलीवरी वाले ने खाने का पैकेट थमाया और चला गया। सीमा ने हल्के से कहा, आइए ना, अंदर बैठिए। काजल और पवन हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुए। अंदर से सुमित निकला, शर्ट की बाहें चढ़ी हुई, चेहरा गुस्से से लाल, पर उन्हें देखते ही वो ठिठक गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कहीं उन्होंने सब सुन तो नहीं लिया? यह ख्याल उसके दिमाग में बिजली सा कौंधा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे काजल, पवन, आओ बैठो बैठो। उसकी आवाज़ में बनावटी गर्मजोशी थी। पवन ने नजरें घुमाई। सोफे पर बिखरे कपड़े, बच्चों के खिलौने, मेज पर खाने के पुराने डिब्बे, एक कोने में मकड़ी के जाली तक दिखाई दे रहे थे। कमरा किसी जंग के मैदान सा लग रहा था। सुमित ने जल्दी से कपड़े समेटते हुए कहा, बस थोड़ा सा बिखरा हुआ है, बच्चे शैतान है ना। पर उसकी हंसी खोखली थी, जैसे वह अपनी लाचारी को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। पवन चुपचाप उसे देखता रहा, पर उसका मन अतीत की गलियों में भटक गया। काजल के आने से पहले उसका अपना घर भी ऐसा ही बिखरा बिखरा रहता था। बेतरतीब किताबें, गंदे कपड़े और एक अनदेखी अव्यवस्था। लेकिन इन दिनों में काजल ने उसके घर को न सिर्फ सहेजा, बल्कि एक सलीके से सजाया था। हर चीज अपने ठिकाने पर, हर कोना साफ और सुंदर है। अब सुमित का यह घर उसे किसी तूफान से उजड़े मैदान सा लग रहा था, और काजल की मेहनत की कीमत उसके मन में पहली बार झलक रही थी। उसकी नजरें सीमा पर ठहर गई। बिना लीपा पोती के उसका चेहरा मुरझाया और भद्दा दिखाई दे रहा था। मटमैले नाइट सूट में वो कितनी अजीब सी लग रही थी। अभी अभी तो सुमित पर चीख रही थी। तीखे ताने उसकी जुबान से बिना रुके निकलते जा रहे थे। पवन ने अनायास ही काजल की ओर देखा। वह कितनी सभ्य थी, कितनी संस्कारों वाली। उसकी बातों में शालीनता, कपड़ों में सलीका और घर को संभालने में एक अनोखा हुनर। उसमें घमंड का एक कतरा भी नहीं था। फिर भी उसकी हर हरकत में एक गरिमा थी। सीमा की यह बेतरतीबी और काजल की यह सादगी, पवन का मन एक तुलनात्मक भंवर में डूब गया। सीमा ने कहा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो रसोई की ओर बढ़ी और सुमित उसके पीछे चला गया। अरे सिर्फ चाय, कुछ तो ख्याल करो, कुछ पकौड़े वकौड़े तल लेती तो मेहमानों को अच्छा लगता। सुमित बोला तो सीमा का जवाब तुरंत आया, जो चाहिए बाहर से ऑर्डर कर लो, अभी मुझ में कुछ बनाने की हिम्मत नहीं। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। सुमित ने गुस्से में पलट कर कहा, तुमसे कहाँ कुछ बनता है, बस बहाने बनते हैं। उनकी यह बहस धीमी थी, लेकिन बाहर तक सब सुनाई दे रहा था।
थोड़ी देर बाद सीमा चाय के 2 कप और सुमित नूडल्स के 2 बाउल लेकर बाहर आया। वही नूडल्स जो फूड डिलीवरी ऐप से मंगवाए गए थे। पवन मन ही मन सोचने लगा, अगर सीमा की जगह काजल होती तो अब तक बिना कुछ कहे सब तैयार कर देती। घर में नमकीन, भजिया, मठरी सब बनाकर रखती है। जो भी खाता है तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। चाय खत्म हुई। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद उन्होंने विदा ली। अब राहुल के घर चले, पवन ने कहा। जैसा आप कहें, काजल ने जवाब दिया। लेकिन एक बार कॉल करके उसे बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। कहते हुए पवन ने जेब से मोबाइल निकाला और राहुल को कॉल मिलाया। हेलो राहुल, दूसरी ओर से बुझी सी आवाज़ आई। हाँ बोल पवन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हम लोग तुम्हारे घर आ रहे थे। कुछ कुछ पल की खामोशी के बाद राहुल ने कहा, अब क्या बताऊं यार, जब से गांव से माता पिता यहाँ आ गए हैं, उनकी सेवा रवीना को करनी पड़ रही है तो मुंह फुलाकर लड़ झगड़ कर मायके बैठ गई है। अब मैं उसे मनाने ही जा रहा हूँ। पवन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फोन